आने वाले कुछ दिनों में आपका हिस्ट्री का एग्जाम है और आप अभी तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, तो अब ढूंढने का समय हो गया खत्म। इस वीडियो में हमने करा दी है टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो। वहां भी लाने वालों, क्या हाल चाल? मेरा नाम है प्रिंस कश्यप और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले क्या, हिस्ट्री की, कंप्लीट हिस्ट्री की क्लास 11 की पूरी हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, कवर कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते चलना है। ठीक है, बोल रहा है कि जो मेसोपोटामिया है उसकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को वो बता दो, उसकी भौगोलिक विविधता को बता दो। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, तो वो मेसोपोटामिया की हम भौगोलिक विविधता को देखें तो क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि जो इराक है वो भौगोलिक विविधता वाला देश है, कि जो इराक है वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी वाला देश है। इराक क्यों यूज करा गया वर्ड? क्योंकि जो मेसोपोटामिया है वो अब क्या बन चुका है, इराक गणराज्य बन चुका है, इराक रिपब्लिक बन चुका है। तो वही यहाँ पे बोला गया, इसलिए ऐसा करके पूछा गया। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे ऐसे पूछ ले चाहे वैसे पूछ ले या किसी और लैंग्वेज में पूछ ले, थोड़ा सा बदल बदल के शब्दों को पूछ सकते हैं। तो हम बोले तो क्या है, कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है किसका, मेसोपोटामिया का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहां पे क्या है भाई, माउंटेन्स हैं, हरे भरे पेड़ हैं। ठीक है, हरे भरे पेड़ वाले माउंटेन्स है, ये सारी बातें हैं। और यहीं पे क्या हुआ था, वर्षा अच्छी होती है, तो यहीं पे कृषि की शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 7000 बीसी से लेके 6000 बीसी तक क्या हो गई थी, शुरुआत हो चुकी थी कृषि की। यहाँ पे लोग कृषि करने लगे थे। फिर हम बात करें नॉर्थ रीजन जो है, नॉर्थ ग्रासलैंड है, नॉर्दर्न ग्रासलैंड की जो नॉर्दर्न एरिया है, जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में क्या हमें देखने को क्या मिलता है, स्टेपी घास के मैदान देखने को मिलते हैं। जिस वजह से यहाँ पे खेती नहीं होती, क्या होता है, पशुपालन करा जाता है। ठीक है, पशुपालन करा जाता है। ठीक है, क्यों करा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेपी क्षेत्र का, स्टेपी घास का मैदान देखने को मिलता है, इसमें वहां पे भाई पशुचारण अच्छे से हो सकता है। उसके बाद जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलती है, जो टिग्रस है, जो क्या है, क्या फरात नदी है, जरात नहीं, फरात नदी है, फरात नदी है, फरात सॉरी दजला जो नदी है, सॉरी दजला नदी है। टिग्रस जो दजला नदी है उसकी क्या हमें सहायक नदी, जो ट्रिब्यूटरीज है, वो अपने को देखने को मिलती है पूर्वी क्षेत्र में। और जो अपना सदर्न एरिया है, जो सदर्न एरिया है, सदर्न एरिया में अपने को क्या देखने को मिलता है, डेजर्ट वाला रीजन है। क्या है भाई, जो साउथ वाला एरिया है, जो दक्षिण वाला रीजन है, उसमें हमें देखने को मिलता है क्या, मरुस्थल देखने को मिलता है। पर मरुस्थल देखने के बाद भी वहां पे सबसे पहले ही नगरों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो दजला और फरात रिवर है, जो क्या है, यूफ्रस और टिग्रस रिवर है, वो साउथ में जाती है। साउथ में जाती है तो अपनी जो भी उपजाऊ भूमि होती है, सॉरी उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसको लेके जाती है। जिस वजह से वहां पे क्या होता है, वहां पे अच्छे से कृषि हो पाती है, जिस वजह से वहां पे नगरों का विकास हो पाया है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सदर्न रीजन में क्या है अपना, मरुस्थल वाला एरिया था, पर फिर भी यहाँ पे नगरों का विकास हुआ। और उसके बाद यहाँ पे दजला और जो फरात नदी है उनका बहुत महत्व है, क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरी यहाँ पे ये सभ्यता बसाई गई थी या बसी थी। तो ये क्वेश्चन अपने को ये बता रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो कि जो मेसोपोटामिया है उसकी विश्व को क्या देना है, कि वो उसने वर्ल्ड को क्या दिया है, तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम देखें वर्ल्ड को क्या दिया है, विश्व को क्या देना है, वो देखते हैं। क्या देना भाई, डेवलपमेंट ऑफ टाइम कैलकुलेशन, की समय का विभाजन करा उन्होंने। समय का विभाजन कैसे करा, कि जो एक साल है उसमें क्या होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, एक मंथ में क्या होता है, 30 दिन होते हैं, 30 से 31 दिन होते हैं। ठीक है, दिन होते हैं। फिर क्या बोल सकते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने क्या करा, टाइम का क्या करते बोल सकते हैं, विभाजन करा, समय का काल गणना करी, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, टाइम का क्या करा, कैलकुलेशन का, तो ये बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखें, बोला गया मैथमेटिकल नॉलेज दी। क्या भाई, जो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स थे, जो गणित के सिद्धांत थे, वो दिए, जैसे कि गुणा भाग हो गया, रूट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज हो गया। ये सारी जो चीज थी वो कहां से मिली, मेसोपोटामिया से मिली। उसके बाद देखिए हम एस्ट्रोनॉमी हो गई, कि जो क्या है, एस्ट्रोनॉमी हो गई, कि उनको एस्ट्रोनॉमी में उनको बहुत आइडिया था, उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता था। वो ग्रहों को देख के बता देते थे कि कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। तो सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स के बारे में बताते थे। साथ साथ में भाई यहाँ पे अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ भाई, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। ठीक है, नगरों का क्या हुआ, यहाँ पे विकास हुआ, शहरीकरण की शुरुआत हुई। उसके बाद हम लेखन कला की शुरुआत भी यहीं से हुई। ठीक है, लेखन कला की शुरुआत भी इन्होंने पट्टिका वट्टिका पर लिखना की शुरुआत करी। ठीक है, साथ साथ व्यापार का भी विकास हुआ, व्यापार की भी शुरुआत करी गई है। और
साहित्य का भी विकास हुआ, कि साहित्य का भी यहाँ पे विकास हुआ। साहित्य की भी शुरुआत कहां से हुई है? मेसोपोटामिया से हुई है। और एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, क्या? कृषि। क्या भाई? कृषि की शुरुआत यहीं से हुई थी। कब से कब तक हुई है भाई? 7000 बीसी से लेके, बीसी से लेके कौन सा 6000 बीसी तक क्या हुई भाई? कृषि की भी शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये अपना हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन को देखो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि जो भाई मेसोपोटामिया के लोग हैं वो व्यापार करते थे, और उनके आयात निर्यात में प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। कि भाई जो जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो व्यापार करते थे, वो बता दो। ठीक है, व्यापार क्यों करते थे वो बता दो, वो किस चीज का व्यापार करते थे वो बता दो। तो सबसे पहली बात भाई, जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो व्यापार क्यों करते थे? क्योंकि उनपे क्या थे? जो प्राकृतिक संसाधन थे वो क्या थे? कम थे। और जो बोल सकते हैं खाद्य संसाधन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनपे उपजाऊ भूमि है। तो क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनपे बहुत है, पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, तो इसलिए क्या कर रहे हैं वो विदेशों से क्या कर रहे हैं? मंगा रहे हैं, क्या आयात कर रहे हैं। अब आवश्यकता पड़ रही है, नीड टू फॉरेन ट्रेड। किनको जरूरत क्या पड़ी? फॉरेन ट्रेड की जरूरत पड़ी, कि भाई फॉरेन कंट्री से क्या करेंगे? हम ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे? किस चीज का करेंगे? हम आयात करेंगे। हम करेंगे इंपोर्ट करेंगे, किस चीज का? धातु का और खनिज का। हम इंपोर्ट करेंगे किस चीज का? धातु खनिज, मतलब क्या? मेटल एंड जो अपना मिनरल्स है उनका हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? निर्यात क्या कर रहे हैं? निर्यात में हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या क्या कृषि उत्पाद है, उनको हम क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं, उनका निर्यात कर रहे हैं। आयात क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं मिनरल्स का और क्या बोल सकते हैं, मेटल्स का। और एक्सपोर्ट कर रहे हैं किस चीज का? जो निर्यात है वो किस चीज का कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का और कृषि उत्पादन का। ये यहाँ पे बता रखा है। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या था भाई? इनकी रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। रिवर कौन सी इंपॉर्टेंट थी? जो फरात नदी थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मतलब यूफ्रेट्स जो रिवर थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके ट्रेड में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि बता दो कि जो मेसोपोटामिया है उसमें लेखन कला के बारे में बता दो, कि डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग कल्चर या राइटिंग आर्ट। ठीक है, ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में बताना है। तो लेखन कला की शुरुआत कब हुई थी? ये तो पिछला ही वाला आ गया, तो इसको काट देते हैं। ठीक है, लेखन कला की शुरुआत कब हुई थी? 3200 बीसी में क्या हो गई थी? लेखन कला की शुरुआत हो गई थी। और जो प्रारंभिक जो लेखन कला की शुरुआत थी वो आर्थिक रूप से करी गई थी। आर्थिक कोई मतलब था उनका, कि आर्थिक रीजन था, मतलब क्या इकोनॉमिकल रीजन था? आर्थिक रीजन, इकोनॉमिकल रीजन था। कि क्यों? क्यों भाई अब ट्रेड कर रहे हैं, सपोज दैट ट्रेड कर रहे हैं हम। अब ट्रेड कर रहे हैं तो अब हमें सब कुछ तो याद रहेगा नहीं कि हमने किससे कितना ट्रेड करा, क्या नहीं करा। दिमाग में तो बैठाएंगे नहीं, इतनी तगड़ी मेमोरी किसी की होती नहीं। ठीक है, कि अगर मैंने रामलाल से 100 रुपए लिए हैं, श्यामलाल को 200 रुपए देने हैं, तो अब मेरे दिमाग में है नहीं, तो मेरे को क्या करूंगा? मेरे दिमाग में वो बैठेगी नहीं बात। ठीक है, बस ही नहीं रहेगी, कभी ना कभी मेमोरी मेमोरी से निकल जाएगी वो बात। तो इसके लिए हम उसको एक क्या कर रहे हैं? दस्तावेज बना रहे हैं। एक क्या बोल सकते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जिससे हमारे को क्या रहेगा कि हाँ भाई मैंने इससे इतने पैसे लिए थे, इसको इतने पैसे दिए थे। ठीक, ये हमारे में लिखा रहेगा, जिससे हमारा एक प्रूफ होगा। एक तो ये है। दूसरा क्या है? सामने वाला बेईमानी ना कर ले, कि भाई मैंने रामलाल से 100 रुपए लिए, सॉरी रामलाल को 100 रुपए दिए और श्यामलाल से 200 रुपए लिए। अब जो ये लिए दिए वाला सिस्टम है, अब मान लो श्यामलाल बोल दे कि मैंने तेरे को 200 रुपए नहीं 300 रुपए दिए थे। ठीक है, रामलाल बोल दे मैंने तेरे 100 रुपए नहीं भाई 50 रुपए लिए थे। तो ये बेईमानी ना हो जाए, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम भाई? लिख रहे हैं, लेखन कला की शुरुआत करेंगे। भाई मैंने लिख लिया है, तेरे को मैंने जितने पैसे दिए हैं, तेरे से मैंने जितने पैसे लिए मैंने लिख लिया है, देख ले भाई ये रहा प्रूफ। तो एक प्रूफ के तौर पे भी उन्होंने क्या करी? लेखन कला की शुरुआत करी। लेखन कला की शुरुआत कैसे हुई भाई? जो गीली मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी थी, उसको गूंदा, गूंद के क्या करा भाई? उसकी पट्टी क्या बनाई? शेप दी। ठीक है, टैबलेट्स बनाई, टैबलेट्स बना के उस पर लिखा गया, सूखने से पहले लिखा गया। ठीक है, गीली मिट्टी पे ही लिखा गया, सूख जाएगी तो ठोस हो जाएगी, इसलिए गीली मिट्टी पे लिखा गया। गीली मिट्टी पे कौन सी लिपि से लिखा गया? कीलाकार अक्षर लग जो लिपि थी, कीलाकार अक्षर लिपि थी, कीलाकार लिपि थी, जिसको हम क्या बोलते थे? क्यूनिफॉर्म लिपि। ठीक, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, उससे लिखा गया। और लिखना जो था बहुत हार्ड था, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स थे, ठीक है, बहुत सारे अक्षर थे, बहुत सारे चित्र थे, जिस वजह से लोगों के ना दिमाग में बैठते नहीं थे। इसलिए वहां की साक्षरता जो थी बहुत कम थी। क्या थी? साक्षरता कम थी, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बहुत कम लोग थे। ठीक, ये सारी बातें यहाँ पे बता रखी हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका जो आपको, हाँ, इसके जो हमने हेड पॉइंट्स करा रखे हैं, जो जो पॉइंट्स मेन में होते हैं वो करा रखे हैं। बाकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला जो आंसर चाहिए, बिल्कुल ही एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो लिखी है आंसर में, वो चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे हमने सारे आंसर डाल दिए हैं इसके, तो जल्दी जल्दी जाओ, ज्वाइन करो और मजे करो भाई। मजे उठाओ किसका? अपना भाई, क्वेश्चन आंसर के सारे क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी टेलीग्राम पे डाल दिए, तो देख लेना एक बार जाके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन देखो भाई,
अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि जो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फीचर ऑफ द अर्ली टेम्पल्स ऑफ मेसोपोटामिया, कि जो मेसोपोटामिया है वहां के जो टेम्पल्स है, जो वहां के क्या है मंदिर है, उनके बारे में बताओ कि मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिरों के स्वरूप और विशेषताओं का वर्णन करेगी। जो मेसोपोटामिया है उसके मंदिर कैसे थे, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, वो बताना है। सबसे पहला जो मंदिर थे वो घरों के जैसे होते थे। तो सबसे पहला मंदिर अपने को देखा है 3,200 कुछ बीसी के आसपास। वो जो मंदिर था एक छोटा देवालय के रूप में दिखा था। छोटा देवालय का मतलब क्या है कि एक छोटा सा मंदिर दिखा था, देवालय के रूप में था। और जो मंदिर थे वो घर जैसे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि जो लोग बोलते थे क्या थे, टेम्पल जो है वो क्या है, एज अ हाउस ऑफ गोल्ड, क्या गॉड है, कि जो क्या है मंदिर है वो क्या है, देवताओं का निवास स्थान है, देवताओं का घर है। तो क्या है, मंदिर को भी वो घर की तरह ही मानते थे। ठीक है, मंदिर का निर्माण जो करा गया वो कैसा करा गया, कच्ची ईंटों से करा गया। मंदिर का क्या था, विस्तार बहुत ज्यादा हो गया था। और मंदिर जो था एक आर्थिक केंद्र भी बन गया था, कि मंदिर में जो लोग थे वो आके अपने सामान को रख दिया करते थे, वहीं से ट्रेड व्रेड हो रहा थोड़ा, ये सारा सिस्टम चलता रहता था। और हम देखें मंदिर ही केंद्र बन गया था, कि मंदिर के आसपास बहुत सारे नगर क्या होने लगे थे, विकसित होने लगे थे, नगर बसने लगे थे, लोग आके बसने लगे थे। मंदिर को ही केंद्र मान लिया था। मंदिर में ही जो भी बोल सकते हैं विनिर्माण का कार्य मंदिर में कर रहे हैं, कि जो तिल है उनसे तेल निकालना, ठीक है, आटे को मतलब गेहूं को आटा बनाना, मतलब पीसना गेहूं को, ये सारे काम किसमें हो रहे थे, मंदिर में ही हो रहे थे, क्योंकि चक्की वक्की उसमें मंदिर में ही रखी जाती थी। ये हो गया। और भाई मंदिर में 3 देव थे, एक तो आराध्य देव थे, ठीक है, एक आराध्य देव हो गए, एक उर देवता हो गए, एक इन्नाना देवी हो गई। इन्नाना देवी को क्या बोलते थे, क्या बोल सकते हैं, युद्ध और प्रेम की देवी हो गई, है ना। और जो उर देव है उनको चंद्रदेव बोल दिया। और जो आराध्य देव है वो क्या है, उनके जो पशु है, पशुधन है, और जो उनका एग्रीकल्चर है, उनके क्या थे, वो आराध्य देव थे, मतलब क्या थे, उनके भगवान थे वो। तो ऐसे करके 3 भगवानों का वहां पे बता जिक्र कर रखा है। जो धार्मिक भेंट थी वो चढ़ावा क्या चढ़ाते थे, ठीक है, मछली और दही का वो चढ़ावा चढ़ाया करते थे मंदिर के अंदर। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे अपने को बताई गई है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ पे पूछ लेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन क्या है कि जो जिगुरत है, ठीक है, क्या है जिगुरत क्या था, ठीक है, इसका स्वरूप तथा मेसोपोटामियाई सभ्यता में इसका क्या बताना है, महत्व बताना है। कि जिगुरत जो है, जिगुरत का मतलब क्या है, मंदिर ही है। कि जिगुरत का मतलब क्या है, जिगुरत का मतलब क्या है, मंदिर ही है एक तरह से। कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंदिर हटा के क्या बोल देगा, जिगुरत बता दो, या क्या पूछ लेगा, मेसोपोटामिया के लोगों के धार्मिक जीवन में जिगुरत के महत्व का स्पष्ट करें। कि क्या बताना है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनका जो धार्मिक महत्व, जो धर्म जो था उसमें जिगुरत का क्या महत्व था वो बताना है, सीधी सीधी। तो जिगुरत भी पूछ सकता है, मंदिर भी पूछ सकता है डायरेक्ट। तो याद रखना कि जिगुरत किसको कहते हैं, जिगुरत मंदिर को ही कहते हैं। जिगुरत का मतलब क्या होता था, मंदिर होता था। ठीक है, इसका भाई बोले हम राजनीतिक मतलब भी था, आर्थिक मतलब भी था, सामाजिक मतलब भी था। ठीक है, हर तरह से इसको देखे, इसका महत्व तो बहुत ज्यादा था। कि जो लोग थे, लोग इसके पास बस जाते थे, मंदिर के आसपास ही अपने नगरों को बसाते थे। दूसरा कि अपने जो आर्थिक क्रिया थी, कि क्या गेहूं से आटा बनाना है, तिल से तेल बनाना है, ये सारे काम किसमें हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम हो रहा है वो किसमें हो रहा है, वो भी उसमें ही हो रहा है मंदिर के अंदर। तो ये सारा वहां का महत्व बता सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया की भूमि प्राकृतिक रूप से उपजाऊ थी। कि जो भाई फर्टाइल लैंड थी उनपे, फिर भी फर्टाइल लैंड होने के बाद फिर भी जो क्या था, बावजूद भी कृषि में संकट क्यों उत्पन्न होता था, कि वहां पे भाई कृषि में संकट क्यों आता था, मतलब क्या बोल रहा है भाई, क्राइसिस इन एग्रीकल्चर क्राइसिस वहां पे क्यों होते थे, कृषि में संकट क्यों आता था वो बताना है। सबसे पहली बात क्या था भाई, फ्लड आ जाती थी, नदियों में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो क्या हुआ, पानी बहुत ज्यादा हो गया, फसल सड़ गई। कभी कभार क्या हुआ, सूख गई नदी, जिससे क्या हुआ, पानी नहीं आ पाया, फसल खराब हो गई। दूसरा हम बोले नदियों का मार्ग बदल जाना, नदियों का मार्ग बदल गया, क्या हो गया, मतलब रास्ता बदल लिया नदी ने, ठीक है, तो क्या होगा, पानी मिलेगा नहीं, फसल खराब हो जाएगी। तीसरा हम बोले कि पानी की असमान वितरण, कि पानी का असमान वितरण कैसे, कि भाई ये नदी है, ठीक है, नदी है, नदी के जो ऊपर रहने वाले लोग हैं उन्होंने क्या कर लिया, पानी का बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो नीचे तक पानी आ नहीं पाएगा, नीचे तक पानी नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, नीचे वाले लोग उसका यूज नहीं कर पाएगा, तो नीचे वालों की फसल क्या हो जाएगी, मर जाएगी। ये हो गया। या जो नदी है उनकी साफ सफाई ना होना समय समय पर, कि मान लो ऊपर वाले ने यूज कर लिया पानी पर नदी की साफ सफाई नहीं करी, जिससे क्या हुआ, वहां पे गाद भर गई। गाद होने से, मिट्टी होने से, जिससे क्या हुआ, जो नदी का पानी था वो रुक गया, मतलब उसकी जो रफ्तार थी धीरे हो गई, और नीचे आते आते बहुत धीरे पानी आ रहा है, बहुत कम पानी आ रहा है।
जिससे क्या हुआ, पानी नहीं मिल पाया तो फसल खराब हो गई, ये भी एक कारण है। दूसरा बोल सकते हैं भाई भूमि और जल को लेके विवाद। अब क्या है, ये बंदे पानी ज्यादा यूज कर लेंगे तो भी लड़ाई हो जाएगी, भाई यूज ज्यादा कर लिया तो भी लड़ाई हो जाएगी। अगर भाई गाद जमा दी, गाद जमा दी, ठीक है, गाद जमा दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर भी लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब इन सारे वजह से क्या होगी, लड़ाई होगी। इसकी वजह से लड़ाई होगी, तो लड़ाई होने के कारण भी वहां पे संकट आ जाता था। और यहाँ पे कुछ लोग, मान लो इस वाले क्षेत्र के लोगों ने इस वालों को मार दिया, इस वाले क्षेत्र के लोगों ने इन वालों को हरा दिया, तो इनकी जमीन पे भी कब्जा हो गया। तो ये सारा पूरा सिस्टम चलता था। इस वजह से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर क्राइसिस आते थे। क्या क्या रीजन था भाई, बाढ़ आ जाना, या उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, या क्या बोल सकते हैं वहां पे पानी का वितरण सही से नहीं हो पा रहा, कि डिस्ट्रीब्यूट पानी सही से नहीं हो पा रहा, या लोगों ने क्या कर दिया वहां पे साफ सफाई नहीं करी, तो कहां पे गाद वाद भर गई, ये भी एक रीजन है। और वहां पे भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही रहते थे जमीन वमीन पानी वानी को लेके। तो इस वजह से क्या होता था, मेसोपोटामी की कृषि में क्या होता था, संकट आ जाता था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई उर नगर की नगर व्यवस्था का वर्णन करें। जो उर नगर है उसकी नगर व्यवस्था का वर्णन करें, या नगर ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लैक ऑफ टाउन प्लानिंग, की जो टाउन प्लानिंग थी वो नहीं करी गई थी, कि कहीं भी किसी के भी घर कैसे भी बन रहे हैं, कि मान लो यहाँ पे घर है एक, ठीक है, अब अगला घर ऐसे बनाना चाहिए उनको, शायद वो क्या बना देंगे, ऐसे बीच में घर बना दिया कि एक ऐसे गली निकल गई, ठीक, ये घर है ये घर है। अब ऐसे करके ये नहीं है कि यहाँ एक घर बने, यहाँ एक घर बना दिया, यहाँ एक घर बना दिया, कि मतलब कुछ ऐसा था कि उनपे एक टाउन प्लानिंग नहीं थी, उनपे क्या नहीं था, एक एक तरह का उनपे नियोजन नहीं था, नगर नियोजन की वहां पे क्या था, अभाव था। नगर नियोजन का क्या था वहां पे, अभाव था, कि कहीं भी कैसा भी कुछ भी सिस्टम चल रहा है, कहीं भी घर बना दो, ठीक है, कहीं भी घर बना दो, ये पूरा सिस्टम चल रहा था। फिर दूसरा बोले हम नैरो स्ट्रीट्स की, जो संकीर्ण गली थी, कि पतली पतली गली होती थी, सॉरी, पतली पतली गली होती थी। क्यों पतली पतली गली हो रही है, कि भाई कोई भी कहीं भी घर बनाएगा तो क्या होगा, गली तो पतली बनेगी। एक मान लो हम एक पूरा पैटर्न लेके चले दिमाग में, कि हमें इस पैटर्न में घर बनाने हैं, सब ऐसे घर बनेंगे, तो एक इक्वल बोल सकते हैं कि एक समान आकार की सबकी गली होगी। बट यहाँ पे कर रहे हैं कहीं भी घर बन रहा है, तो क्या है, ये क्या बोल सकते हैं, गली तो नैरो होगी, पतली पतली गली तो होगी, तो ये रीजन हो गया। फिर क्या है भाई, घरों की जो संरचना होती थी वो बिल्कुल अलग होती थी। घरों की संरचना कैसे, आंगन है, कमरे हैं, और घर ऐसे बनाए जा रहे हैं कि कोई घर अंदर देख ना पाए, खिड़की नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे हुआ करता था। जो दरवाजा है, दरवाजा एक मेन गेट होता था, जिससे ही रोशनी आती थी, खिड़की की रोशनी के लिए नहीं रखते थे वो, कि रोशनी आ जाए इसके लिए खिड़की नहीं बनाते थे, मेन गेट से ही सारी रोशनी आया करती थी अंदर। और जो मेन गेट था किसी और के घर के सामने ना खुले, ये भी सीन था, ठीक है। ये सारा यहाँ पे बताया गया। साथ साथ में उधर वहां पे जल निकास प्रणाली जो थी, जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो भी बहुत बेकार था, कि जो बारिश वारिश का पानी था आंगन में ही आके गिरता था अपने, या गलियों में भर जाता था, कि वहां पे जल निकास प्रणाली बहुत बेकार थी। और हम बोल सकते हैं कि अंधविश्वास बहुत था, सबसे मेन बात, कि अंधविश्वास बहुत था, कि मान लो इस घर का जो दरवाजा है यहाँ पे है, अब जो ये बंदा है इसका यहाँ पे नहीं होगा, मतलब इसका इधर की तरफ नहीं होगा, मतलब ऐसा होता था कि एक दूसरे के घर के सामने वो दरवाजा नहीं खोलते थे, कि मान लो मेरा घर ये है, अब मेरा दरवाजा सामने वो खुल रहा है, तो अब ये है कि मेरा जो दरवाजा है वो किसी और के घर के दरवाजे के सामने ना खुले। ये यहाँ पे हुआ करता था कि सेम ही डायरेक्शन में दरवाजा नहीं खुलता था, कि वो बोलते थे कि सेम ही डायरेक्शन में हम दरवाजा खोलेंगे तो क्या होगा, सौभाग्य चला जाएगा, ठीक है, बैड लग स्टार्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें लगती थी। दूसरा क्या लगता था उनको, कि जो दहलीज होती है, जो चबूतरा होता है, दहलीज होती है, वो अपने घर की ऊंची रखते थे। क्यों, उनको लगता था कि दहलीज ऊंची रखेंगे तो हम क्या है, समृद्धि आएगी, ठीक है, समृद्ध होंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये सारी सिस्टम यहाँ पे हुआ करता था। और क्या बोल सकते हैं, अंधविश्वास में कचरा वचरा भी अपने गली वली में फेंक देते थे, ये सारा सिस्टम था। और भाई दफनाने की परंपरा, कि कब्रिस्तान हुआ करते थे उस जगहों पे, पर कब्रिस्तान होने के बाद भी जो कुछ लोग होते थे अपने घर के नीचे ही क्या करते थे, लोगों को दफना दिया करते थे, कि जो भी उनका परिजन है, जो भी उनका परम मित्र है या कुछ भी है, उसको करते हैं घर के नीचे ही दफना दिया करते थे। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे चला करता था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मारी नगर इतना समृद्ध क्यों था, मारी नगर के समृद्ध होने के कारण क्या है। सबसे पहले बात कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड लोकेशन थी वो, स्ट्रेटेजिक ट्रेड लोकेशन पे लोकेटेड था वो। क्या था, नदी के पास था वो, नदी के पास था, तो अब कोई भी ट्रेडर है, ट्रेड करने आ रहा है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं पोर्ट भी था वो, पोर्ट वाला एरिया भी था। क्या था भाई, पोर्ट वाला एरिया भी था, बंदरगाह वाला एरिया भी था, जिस वजह से भाई जो शिप्स आ रही हैं वो रुकती थी वहां पे, रुकती थी तो क्या करते थे वहां से, कर वसूल करते थे। क्यों, क्योंकि वो नदी मार्ग पर स्थित था।
नदी मार्ग पर स्थित था, तो अगर कोई भी उसके पास आके रुक रहा है, उस मारी नगर में उस पोर्ट पे आके रुक रहा है, तो क्या कर रहे हैं, उससे टैक्स ले रहे हैं। या वहां से कोई कोई एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ सामान, तो उससे भी टैक्स ले रहे हैं। कितने परसेंट? 10% वहां पे टैक्स ले लिया करते थे। ठीक है, जो किंग होता था उसके अधिकारी आते थे, देखा भाई सामान कितने का सामान है भाई, अच्छा 1000 रुपए का है, 10% दे दो भाई इसका। क्यों भाई? क्योंकि टैक्स लगेगा हमारे पोर्ट पे रुकोगे तो। ये पूरा सिस्टम चलता था यहाँ पे। जिस वजह से यहाँ पे क्या थी, व्यापारिक गतिविधि बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि यही क्या था, यही एक स्टडी, ऐसी स्टडी लोकेशन पे था जहां ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। जिस वजह से यहाँ पे क्या होता था, व्यापारिक गतिविधि बहुत ज्यादा होती थी, जिस वजह से यहाँ पे पैसा आता रहता था। ठीक है, ये सारे रीजन बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे इस वजह से बहुत ज्यादा समृद्ध था। दूसरी बात भाई, ये फरात नदी पे भी स्थित था। फरात नदी पे स्थित है तो क्या होगा भाई, यहाँ पे फरात नदी से ही सारा ट्रेड हो रहा है। जो भी हम देख रहे हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, जो भी ट्रेड जा रहा है, जो भी सामान जा रहा है आ रहा है, वो फरात नदी के थ्रू ही हो रहा है। तो फरात नदी पे स्थित है, फरात नदी के किनारे पे बना है ये देश, तो इस वजह से इस पे बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता है। जिस वजह से क्या हुआ यहाँ पे, ये बहुत ही समृद्ध हो गया, बहुत ज्यादा इसमें पैसे आ गए, बहुत प्रॉस्परस हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई, आगे बढ़ो। अगला बोल रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन आ गया भाई अगले चैप्टर से। क्या बोल रहा है भाई, रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोत बताइए, कि जानकारी के स्रोत क्या क्या है। तो पहला तो लिटरेसी स्रोत। ठीक है, लिटरली स्रोत क्या है भाई, लिटरेसी स्रोत क्या है कि जो मतलब साहित्यिक स्रोत, मतलब साहित्यिक और लिटरेरी स्रोत का मतलब क्या है कि जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट मिले हैं हमें, या हमें क्या मिला है, कुछ किताबें मिली हैं, कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ साहित्य मिला है, तो उससे हमें कुछ जानकारी मिली हो, तो वो स्रोत हो गए। फिर इंस्क्रिप्शन एंड डॉक्यूमेंट्स हो गए, कि कुछ सरकारी हमें डॉक्यूमेंट मिल गए, कुछ सरकारी दस्तावेज मिल गए, और कुछ अभिलेख। ठीक है, कुछ अभिलेख मिल गए, वो सारे भी एक स्रोत है हमारे पास जानने के लिए। या तीसरा देखें, क्या बोल सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत, मतलब आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स मतलब जो बिल्डिंग हो गई, ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग ये सारी चीजें हमें जो देखने को मिल गई, वो हम आर्कोलॉजिकल स्रोत में सोर्स में डाल सकते हैं। कि आर्कोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या आएगा, जो बिल्डिंग्स है, बर्तन वर्तन, जो भी हमें यूज की चीज मिली है, जो भी हमें खोद वोद खुदाई वुदाई करके कैसे भी करके जो चीज मिली है, उसको हम आर्कोलॉजिकल सोर्स में डाल सकते हैं। तो वो सारे सोर्स क्या हो जाएंगे, आर्कोलॉजिकल सोर्स। और यही सारे सोर्स थे जिससे हमें क्या मिला, पता चला, रोमन साम्राज्य की जानकारी हमें मिली। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, रोमन सेना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। रोमन सेना की प्रमुख विशेषता बताइए। सबसे पहली बात कि भाई प्रोफेशनल आर्मी हुआ करती थी, कि भाई व्यवसायिक आर्मी हुआ करती थी। व्यवसायिक आर्मी के साथ साथ भाई जो सर्विस थी, सर्विस पीरियड क्या था, लॉन्ग था, बहुत लंबी क्या था, सेवा का सिस्टम था, कि आपको मिनिमम 25 ईयर तक क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा आर्मी में। ये पूरा सिस्टम था। ठीक है, लार्ज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, कि सबसे बड़ी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी, मतलब उस समय की सबसे बड़ी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किसकी थी, रोम की सेना थी, रोमन सेना थी। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा। राजनीतिक इन्फ्लुएंस कैसा था, कि ऐसा बोला जाता कि किसी भी सम्राट को सम्राट बनाने में, किसी भी राजा को राजा बनाने में सबसे मेन हाथ किनका होता था, आर्मी का होता था। कि अगर आर्मी ने जिस भी राजा को सपोर्ट कर दिया, तो वो राजा बहुत बड़ा सम्राट बन जाता था। क्यों बन जाता था, क्योंकि आर्मी उसके पास है। और क्योंकि आर्मी इसके पास है, साथ साथ क्या है, लार्ज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है, कि बहुत ज्यादा सैनिक थे उसके पास। ठीक है, इस जो रोमन आर्मी थी उसमें बहुत ज्यादा सैनिक थे, जिस वजह से वहां पे क्या है कि उसके पास पावर बहुत थी आर्मी के पास। कि आर्मी डिसाइड करती थी राजा का भाग्य, राजा का फ्यूचर कौन डिसाइड कर रहा है, आर्मी। अगर आर्मी ने सपोर्ट करा तो वो राजा बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, अगर आर्मी ने सपोर्ट नहीं करा तो वो राजा बिल्कुल तुच्छ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। साथ साथ में एक और पॉइंट इसमें यूज ऐड कर सकते हैं हम, सेनेट का दृष्टिकोण। कि सेनेट का दृष्टिकोण क्या था, सेनेट जो था वो आर्मी को क्या देखता था, एक हीन दृष्टि की नजर से देखता था। कि एक हीन दृष्टि से देखता था, कि भाई उसको मतलब ऐसा मानता था कि यार बेकार आदमी है, कि छीछी बंदा है। क्यों छीछी बंदा है, क्योंकि भाई जो आर्मी थी वो रिवॉल्ट करा करती थी अपनी बातों को मनवाने के लिए, और सेनेट को वो सारी बातें पसंद नहीं थी। तो ये सारा हम बता सकते हैं रोमन आर्मी के बारे में। आगे हम देखें अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट बता दो। तीसरी शताब्दी का संकट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी शताब्दी का संकट, तो यहां से क्वेश्चन आ ही आता है। तुम क्या बताएंगे सबसे पहले, कि जो पहली दूसरी शताब्दी थी उसमें तो जो रोमन साम्राज्य था बहुत ही आर्थिक विस्तार कर रहा था, बहुत ही बढ़िया चल रहा था रोमन साम्राज्य। बट बाद में आते आते वहां पे क्या है, क्राइसिस आने लग गए। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस जिसे बोलते हैं, बहुत सारे क्राइसिस आने लगे। संकट क्या क्या थे, संकट सबसे पहले था कि ससानी जो वंश था उसका क्या हुआ, उदय हुआ। कि राइज ऑफ ससानी पावर, ससानी पावर का क्या हुआ, उदय हुआ। कब हुआ, 225 में, 225 एडी में क्या हुआ, ससानी वंश आ गया। जो कहा था भाई, ईरान में, इराक का शासन था। ठीक है, इराक के जो लोग थे
वहां पे एक चल रही थी अपना, क्या चल रही थी, एक वंश उठ गया था, इसका नाम क्या था, ससानी वंश था, वहां से वो उभर के आया जो बहुत पावरफुल वंश था। ठीक है, वो आया जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने अटैक कर लिया और एंटीओक पे कब्जा कर लिया। ठीक है, उसने जो अपना बोल सकते हैं क्या, ईस्टर्न जो पार्ट था रोमन साम्राज्य का, ईस्टर्न जो क्या थी कैपिटल थी एंटीओक, उस पे कब्जा कर लिया था इसने, ऐसा दावा करा। और उसने ये भी बोला ससानी ने कि मैंने रोम के 60,000 सैनिक, रोमन आर्मी के 60,000 सैनिकों को मार दिया था, ऐसे ऐसे करके उसने ये सारी बातें भी फैलाई। ठीक है, ऐसा करके उसने इतना इतना पावरफुल था कि उसने ये सारी चीजें कर दी थी कि एंटीओक को अपने कब्जे में लिया, 60,000 सैनिक को मार दिया। और साथ साथ में क्या हुआ कि ईस्ट में तो ये वाला पार्ट हुआ, ये रोमन एम्पायर है, इसके ईस्ट वाले पार्ट में तो क्या हुआ, ससानी वंश आ गया। नॉर्थ वाले में क्या हो रहा है, नॉर्थ वाले रीजन में क्या हो रहा है कि जो भाई जर्मनाइट जो इन्वेजन हो रहा है, कि जो जर्मनाइट जो क्या थी, जर्मनाइट कुछ एथनिक ग्रुप्स थे। ठीक है, कुछ ग्रुप्स थे, क्या थे भाई, जर्मन जनजाति थी, उनका क्या होने लग गया, आक्रमण होने लग गया, कि जो जर्मन मूल की जो जनजाति थी उन्होंने आक्रमण कर दिया, जैसे गोथ हो गई, ठीक है, फ्रेंक हो गई, उन सब ने वहां से अटैक करना स्टार्ट कर दिया और बहुत बार बार अटैक करा, जिस वजह से इस वाले पार्ट को उनको खोना पड़ा और इस वाले पार्ट को भी उनको खोना पड़ा, कि इस वजह से क्या होगा, साम्राज्य थोड़ा छोटा हो गया, और इसी को थर्ड सेंचुरी क्राइसिस बोल रहे हैं। साथ साथ हम बोले तो लगातार युद्ध हो रहे हैं। लगातार युद्ध कैसे हो रहे हैं, ये भी अटैक कर रहा है और ये भी अटैक कर रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये भी अटैक कर रहा है और ये भी अटैक कर रहा है, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। साथ साथ में क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या आएगी कि जो 50 साल थे, मतलब 47 ईयर्स में 25 किंग्स को बदल दिया गया था। ठीक है, 47 ईयर्स में क्या हुआ, 25 जो क्या थे किंग्स थे, जो 25 किंग्स थे उनको बदल दिया गया था। तो बहुत ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी फैली पड़ी थी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषता के बारे में बताइए। रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषता क्या क्या है। पहली बात, एकल परिवार की न्यूक्लियर फैमिली है, मैं हम दो हमारे दो वाला सिस्टम है वहां पे। अगला क्या था, परिवार में दास भी शामिल थे। ठीक है, परिवार में दास का भी समावेश था, मतलब शामिल थे परिवार में। दास को भी एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करा जाता था। महिलाओं पे संपत्ति का अधिकार था, कि महिलाओं पर संपत्ति का अधिकार था, कि उनके पास भी प्रॉपर्टी के राइट्स थे। उसके बाद भाई जो विवाह की आयु थी, वो हम देखें तो पुरुषों के लिए क्या थी, 28 से लेके 32 तक मान के चल लो। और जो ये मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए जो एज थी, फीमेल्स के लिए जो एज थी वो थी 16 से लेके बोल सकते हैं 24 शायद। ये एज फीमेल्स के लिए डिसाइड करी गई थी कि इतनी एज में फीमेल की शादी हो जाएगी, इतनी एज तक मेल की शादी होगी। तो विवाह की आयु ये थी। उसके बाद विवाह का जो नियोजन था कौन कर रहा है, परिवार कर रहा है, मतलब क्या अरेंज मैरिजेस हो रही है वहां पे। ठीक है, उसके बाद भाई तलाक देना आसान था, कि भाई तलाक देना है, अगर किसी को शादी में ठीक नहीं लग रहा, कोई भी रिश्ते में ठीक नहीं लग रहा, तो बस उसको सूचना देनी है कि मैं आपको तलाक देना चाहता हूं या चाहती हूँ, और तलाक हो जाएगा। तलाक देना बहुत आसान था। साथ साथ में सांस्कृतिक विविधता भी थी वहां पे, क्योंकि रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो रोमन समाज भी बहुत बड़ा होगा, तो उस वजह से वहां पे क्या थी, सांस्कृतिक विविधता थी। अलग अलग तरह के कपड़े थे, भोजन थी, भाषाएं थी, बहुत टाइप की भाषाएं बोली जा रही है। तो वो वाला सिस्टम था। और साथ साथ में सीमित साक्षरता है वहां पे, कि जो पढ़ाई लिखाई थी वो बहुत कम थी। जो पढ़े लिखे लोग थे वो बहुत कम थे, साक्षरता दर बहुत कम था वहां के लोगों का। कोई कोई जो एरिया था जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी वाले लोग रहते थे, आर्मी रहती थी, वहां पे थोड़ा लोग पढ़े लिखे होते थे। वो लोग पढ़े लिखे होते थे, आर्मी हो गई, एरिस्टोक्रेसी हो गई, बट जो नॉर्मल जनता थी, आम जनता थी, बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी वहां पे। ठीक है, ये सारे हम पॉइंट्स बोल सकते हैं। एक दो पॉइंट और आ सकते हैं इसके अंदर। आगे देखें, अगला बोला रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का वर्णन करें, कि आर्थिक रूप से रोमन साम्राज्य कैसा था। सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क था। क्या हुआ भाई, व्यापार का विकास हुआ वहां से। क्या हुआ, व्यापार का विकास बहुत था, कि विकसित व्यापार सिस्टम था, कि स्ट्रॉन्ग थे बहुत, कि वहां पे क्या है, अपने पास सी पोर्ट्स भी हैं बहुत सारे, जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। हम हमारे पास क्या है भाई, आर्थिक रूप से हम पे क्या बोल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी है, और क्या है, शराब भी है, जिससे हम ट्रेड करें, मदिरा वदिरा, इसका हम ट्रेड करें, जिससे हम आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग है। और नेटवर्क भी, हमारा ट्रेड नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग था। हमारा स्पोर्ट्स है, माइंस थी। ठीक है, क्या था भाई, बंदरगाह बोल रखा है, और खदानें बोल रखी, खदानें थी, बंदरगाह थी। और जो तेल था, शराबें थी, उनका हम ट्रेड करा करते थे। ट्रेड कैसा करते थे भाई, एम्फोरा नाम का एक क्या था, एम्फोरा और ड्रेसल 21, सॉरी 20। ठीक है, एम्फोरा, 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 और क्या था, ड्रेसल 21। ठीक है, एम्फोरा और ड्रेसल,
ड्रेसल, हाँ ड्रेसल, ड्रेसल 20, ठीक है। एम्फोरा और ड्रेसल, एक बार मैं दोबारा से लिख दूं, एम्फोरा एंड ड्रेसल, ठीक है। हम्म, ये रहा, आ गया काम। एम्फोरा और ड्रेसल, ड्रेसल 20, ये दो क्या थे वहां पे, कंटेनर थे जिनमें क्या करते हैं, तेल वेल जो होता है, जो भी तरल पदार्थ है, उनका ट्रेड करा करते थे। साथ साथ में जो उनका बैंकिंग सिस्टम था वो ही बहुत स्ट्रांग था। और ये सारी सिस्टम वहां पे था, जिस वजह से वहां पे क्या थी, वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत थे। कि भाई बाकी आर्थिक स्थिति क्या बोलेंगे, आर्थिक स्थिति क्या थी भाई, मजबूत थी। आर्थिक स्थिति क्या थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी। ये वाली बात हमें बता रखी है। आगे हम देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने को भाई, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति क्या थी। दास जो थे भाई बहुत बड़ी संख्या में थे, ठीक है। दासों को संपत्ति माना जाता था। दास क्या थी, संपत्ति थी एक तरह से, लोग दासों को खरीदा करते थे, बेचा करते थे, वो सारा सिस्टम है। दासों के प्रति क्या था, बहुत क्या था, बिहेवियर कैसा था उनका, कठोर था बहुत, बर्ताव क्या था, कठोर था। कि हार्शली उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था, हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता था। स्ट्रिक्टली उनको सुपरवाइज करा जाता था, जो दास होते थे उनको स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करा जा रहा है, मतलब क्या, कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है। कि दासों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। जो हम देखें, जो दास हुआ करते थे उनपे बहुत कड़ा नजर रखा जाता था। पर घरों में थोड़ा अलग होता था। और जो बाकी के जो भी काम हम करा रहे हैं उनसे, ठीक है, जो प्लांटेशन फील्ड है या कोई और क्षेत्र है, वहां पे उनको बहुत हार्शली ट्रीट कराया जाता था। घरों में तो उनको परिवार का सदस्य माना जाता था। आगे हम देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, परिवर्ती पुरा काल से क्या अभिप्राय है, इस काल में हुए प्रमुख सुधारों और परिवर्तनों का वर्णन करें। कि बताना है भाई क्या हुआ, कि यहाँ पे जो पूरा परवर्ती काल है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, वो अपने को बताना है। तो पहले भाई पूरा परवर्ती काल का अर्थ क्या है। पूरा परवर्ती काल वो टाइम है कि जो बोल सकते हैं कि जो तीसरी शताब्दी के संकट के बाद वाला जो समय है उसको हम पूरा परवर्ती काल बोलेंगे। जो नए नए शासक आए, उन्होंने साम्राज्य को फिर से उतना मजबूत बनाया, ठीक है, उसको हम पूरा परवर्ती काल बोलेंगे। इसमें क्या है, धार्मिक परिवर्तन आए। धार्मिक परिवर्तन कैसे आए, कि वहां पे जो मेन धर्म था उसको क्रिश्चियनिटी को राज्य धर्म बना दिया वहां का। कि क्रिश्चियनिटी को क्या बना दिया, राज्य धर्म बना दिया। वहां पे प्रशासनिक सुधार करे गए और मुद्राइक सुधार करे गए। मुद्राइक सुधार किसने करे भाई, कॉन्स्टेंटाइन जो थे, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन जो थे, टाइम, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन, क्या नाम है भाई, कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन जो थे उन्होंने क्या करे, मुद्रा एक सुधार करे। मतलब क्या, कि प्योर गोल्ड का सिक्का, गोल्ड का क्या करा उन्होंने, सिक्का बनाया, जो क्या कितना था, 4.5 ग्राम्स का हुआ करता है, जिसको क्या बोल रहे हैं, सोलिड्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम, सोलिड्स बोल रहे हैं। कि सोलिड्स वहां पे चलाया गया। और साथ साथ में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, कॉन्स्टेंटिनोपल की क्या करी गई, यहाँ पे स्थापना करी गई। मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल को हिंदी में बोलते हैं कुस्तुतुनिया, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया की क्या करी गई, वहां पे स्थापना करी गई। कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की क्या बनाई गई वहां पे, एक शहर बनाया गया, तो एक राजधानी बनाई गई उसके द्वारा, ठीक है। एक बार मैं देख लूं, माइक चल रहा है ना, हाँ माइक चल रहा है, ठीक है। तो ओके, आगे हम देखें तो ये यहाँ पे कराया गया, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे चेंज में, ये सारे परिवर्तन यहाँ पे लाए गए। आगे हम देखें अगला क्वेश्चन आ गया भाई अपना क्या, यायावर साम्राज्य, नोमेडिक एम्पायर के ऊपर। कि भाई चंगेज खान कौन था, वह मंगोल का महानायक कैसे बना। सबसे पहले ये बताना है कि जो भाई चंगेज खान था, उसका अर्ली जो लाइफ है, उसका उसका नाम क्या था, तैमुजीन था। वो भाई 1126 में पैदा हुआ था। फिर उसके बाद भाई बहुत उसको कठिनाई देखने को मिली, तो ये सारी सिस्टम था। उसके परिवार के बारे में बता देंगे। फिर क्या हुआ, वहां पे कबीलाई संघर्ष होता था बहुत ज्यादा। और फिर जाके उसके बाद सत्ता आई, सत्ता का उदय हुआ। और फिर उसको चंगेज खान की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई, कुरिलताई के द्वारा उपाधि दी गई। कुरिलताई क्या था, कुरिलताई एक बोल सकते हैं, एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन थी, एक संस्था थी वहां पे, जिसमें सारे कबीले के हेड हुआ करते थे, जो एक अपने महानायक को चुना करते थे। तो किसको उपाधि दी गई, चंगेज खान की उपाधि दी गई, किसको, तेमुजीन को, जो चंगेज खान का बचपन का नाम था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो क्या है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों की सैनिक सफलताओं में किन कारकों ने सहायता की। मतलब सीधा बता रहा है कि जो मंगोलियन जो आर्मी है उसकी हमें विशेषता बतानी है। क्या बोल सकते हैं हम, हॉर्स राइडिंग स्किल थी उनके पास, क्या था भाई, घुड़सवार कौशल था, तीरंदाज बहुत अच्छे थे, भूगोल की जानकारी थी, घेराबंदी की उनको नीति आती थी,
क्या था उनको, स्टडी क्या वॉरफेयर थे उनके पास, ठीक है, कि भाई घेराबंदी की नीति आती थी। तो साथ साथ हम बोल सकते हैं एक क्या कि वहां पे नेफ्ता बमबारी का यूज कराया जाता था। नेफ्ता बमबारी का यूज कराया जाता था कि नेफ्ता बम्बार्डमेंट जो सिस्टम था उनकी उन्होंने शुरुआत करी, जिससे वो जो आर्मी थी वो बहुत अच्छे से वहां पे युद्ध कर पाती थी। या बोल सकते हैं हम कि लाइट एंड पोर्टेबल आर्म्स का यूज करा गया, कि जो हल्के चलने वाले हथियार है उनका यूज करा गया, जिससे भाई कि लाइट वेट क्या हो हथियार हो, जिससे हम घोड़े बैठे तो घोड़े पे भी बोझ कम पड़े, और हम पे हथियार तो हो और लाइट हथियार हो कि हम आराम से उसको चला सके। तो ये सारी चीजों का यहाँ पे यूज करा गया। आगे हम देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चंगेज खान द्वारा स्थापित संचार प्रणाली के बारे में बता दो। कि भाई जो याम है, याम के बारे में, याम पोस्टल सिस्टम के बारे में बताना है, जिसको क्या बोलते हैं हम, हरकारा पद्धति। हरकारा पद्धति के बारे में बोल रहा है कि हरकारा पद्धति के बारे में बता दो। जो याम था, ठीक है, इसको इंग्लिश में याम बोलते हैं, तो याम के बारे में पूछ रहा है कि याम सिस्टम जो था वो क्या था भाई। याम एक तरह से क्या था, डाक प्रणाली थी, एक तरह से पोस्टल व्यवस्था थी। क्या था भाई, डाक प्रणाली थी, जिसमें एक निश्चित दूरी पे क्या सैनिक चौकियां बना दी गई थी। कि मान के लो ये पूरा एम्पायर है, तो इस पे एक निश्चित दूरी पे क्या कर दी, बहुत सारी चौकियां बना दी। तो इसमें क्या थे, यूज करते थे हॉर्सेस का, और हॉर्स भी कैसे कि जो बहुत फिट हॉर्स है, जो बहुत तंदुरुस्त हॉर्स है, उसका यूज करा जा रहा है। और बहुत ही जो कौशल घुड़सवार है उनका यूज करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है कि मान लो यहां से कुछ खबर यहां पहुंचानी है, तो हमें क्या शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, कि हम क्या करेंगे, यहां से एक घोड़ा भगेगा, एक राइडर भगेगा उसके साथ, और वो कहां जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, एक राइडर इधर जाएगा, इधर गया, फिर यहां से जो खबर है इसको दी, जो भी खबर है इसको देने के बाद इधर गया, इस वाले सैनिक को खबर दी थी, इसको दिया, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जाके खबर पहुंच जाती थी। समझ पा रहे हो कि बहुत सारी सैनिक चौकियां बनाई गई एक निश्चित दूरी पे, कि घोड़ा फुल अपनी स्पीड में भागेगा, वहां पकड़ाएगा संदेश को, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पकड़ाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पकड़ाएगा। जैसे तुमने रिले रेस देखी होगी, उसमें होता है कि ऐसे करके वो पकड़ाते जाते हैं, तो वैसे सिस्टम, तो ये पूरा सिस्टम वहां पे चला करता था। साथ साथ में बोल सकते हैं भाई, इससे क्या हुआ, प्रशासनिक संपर्क जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और मंगोलिया जो साम्राज्य, जो चंगेज खान का साम्राज्य था, जो पूरा एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य था, कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहुंच गए, इतना बड़ा साम्राज्य था, उसमें इजीली इससे क्या होता था, खबरें पहुंच जाया करती थी। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मंगोल के चार उलूस के बारे में बता दो। कि मंगोल के चार उलूस क्या है, कि चार उलूस वो थे कि जो चंगेज खान था उसने अपने पूरे साम्राज्य को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जो अपने बच्चों को उन्होंने दे दिए थे। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे कि साम्राज्यिक विभाजन था जो उसने दिया था अपने चारों बच्चों को। ठीक है, जोची को एक पार्ट दिया था, चगताई को एक पार्ट दिया था, ओगोदेई को एक पार्ट दिया था, और तोलोई को एक पार्ट दिया था। इसी को हम क्या बोलते हैं, चार उलूस बोलते हैं। ये पहले उलूस जो थे वो फिक्स नहीं थे, कि जो टेरिटरी थी इनकी फिक्स नहीं थी, बाद में आके इसकी टेरिटरी फिक्स कर दी जब चंगेज खान मर गया था। जब तक चंगेज खान जिंदा था इसकी टेरिटरी एक तरह से फिक्स टेरिटरी थी। कि आप क्या भाई, फिक्स है कि सॉरी अनफिक्स थी, कि चंगेज खान है जब तक अनफिक्स थी, कि कोई भी किसी के भी उलूस में जाके कोई भी बात को देख सकता है, हैंडल कर सकता है। बट चंगेज खान जब मर गया तो चारों भाइयों में क्या हुआ कि अपना अपना साम्राज्य बनाने की एक तरह से इच्छा उठी, और वो उलूस जो थे वो फिक्स हो गए। इनके इनको इनको उन्होंने चंगेज खान ने एक मिलिट्री भी दी थी, छोटी सी सैनिक टुकड़ी भी दी थी, जिससे वो क्या कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही तो उसको उससे निपट सकते हैं। पर वो क्या था, अनफिक्स थी वो चारों उलूस। बट बाद में जाके क्या हो गए, वो फिक्स हो गए। कब फिक्स हुए, जब चंगेज खान मर गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई मंगोल साम्राज्य को चंगेज खान ने क्या दिया। मंगोल साम्राज्य को चंगेज खान ने दिया क्या, मंगोल साम्राज्य सबसे पहले भाई जो मंगोल कबीले थे उनके अंदर एकीकरण लाया। क्या लाया, एकीकरण लाया। वहां पे जो संघर्ष चलता था उसको खत्म करा, एक विशाल साम्राज्य बनाया, एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया। क्या बोल सकते हैं हम, पार महाद्वीपीय, पार, ठीक है, पार महाद्वीपीय क्या करा, साम्राज्य बनाया। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पहाड़ महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया। ठीक है, पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया। साथ साथ में बोल सकते हैं कि व्यापार जो मार्ग थे, व्यापार मार्गों का करा, विकसित करा, और बाजारों का विस्तार करा, कि जो बाजार थे उनका क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या करी, चंगेज खान ने करी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे अपने क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे अपने क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो यहाँ पे होते हैं अपने क्वेश्चन खत्म। जितने क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम में हमने उसकी पीडीएफ डाल दी है, तो जल्दी जल्दी जाओ, देखो, मजे करो। और भाई थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो अब एक और वीडियो लेके आएंगे इसी
हिस्ट्री की। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस है उनको उसमें हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहें, बने रहें एसबी क्लास के साथ।